नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव के लिए अधिसूचना शुक्रवार को जारी की जाएगी। बता दें कि आज अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अब तक सपा और बसपा ने ही अपनी कुछ सीटों पर चेहरे घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस को अभी भागीदारी का इंतजार है। तो वहीं भाजपा अभी अपने नामों पर मंथन में लगी हुई है। प्रदेश में विधायकों के सांसद बनने के चलते खाली हुई गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरंकी, करहल, कटेहरी, मंझुआ, फूलपुर और विधायक के सजायाफ्ता होने के चलते खाली हुई कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 अक्टूबर तक इन सीटों पर पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे और 28 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी। बता दें कि 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। साथ ही 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। दीपावली और छठ के बीच नामांकन के बाद लगभग 3 हफ्ते का मौका उम्मीदवारों को प्रचार के लिए मिलेगा और यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी के चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर 13 की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। बता दें कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि होने वाले उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख 13 नवंबर रखी है, तो वहीं आपको बता दें कि 23 नवंबर को इसके रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे। लेकिन देश में कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर भाजपा की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गया है कि जो भी चुनाव है वो 13 की जगह 20 को रखे जाए। बता दें कि ये चुनाव आयोग को भाजपा के जरिए ज्ञापन सौंपा गया है। उसी बीच आपको बता दें कि जब से तारीख तय कर दी गई है, सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करना शुरू कर दिया है। जहां सपा और बसपा ने अपने कुछ प्रत्याशियों के चेहरों की घोषणा की है, तो वहीं अभी तक भाजपा अपने नामों पर, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है, जबकि कांग्रेस को अपनी सीटों के लिए, अपने प्रतिभागियों के नामों के लिए अभी इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक होने वाले यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को सपा की तरफ से अभी कोई भी सीट नहीं दी गई है। फिलहाल बता दें कि अब तैयारियां जोरों शोरों से है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, जहां एक तरफ बसपा सपा ने कुछ चेहरों के नाम उजागर किए हैं, तो वहीं भाजपा अभी मंथन कर रही है और कांग्रेस को तो अभी सीट ही नहीं मिल रही है। क्या कहना है इसके बारे में कि आने वाले उपचुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं पार्टियों की तरफ से? जी, आपको बता दें कि मिर्जापुर में जो उपचुनाव होने वाला है मझवा का, वो बेहद ही रोमांचक मोड़ लेते दिखाई दे रहा है। जहां पे अभी तक भाजपा ने या उसके गठबंधन सहयोगी ने अभी तक किसी के नाम की चर्चा नहीं की गई है। इसी बीच यहाँ पे बसपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, सपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा मतलब इस बार मझवा विधानसभा सीट जो भी है वो बहुत बड़ा निर्णायक रूप ले चुका है। और इसीलिए भाजपा ने अभी तक अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, जिससे कि चर्चा खूब ज्यादा हो रही। जी दीपक, क्या लगता है मिर्जापुर में, जहां आपने बताया कि बसपा के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, तो वहीं पे भाजपा पे आप जनता से मिल रहे होंगे, बात करेंगे, क्या लगता है कि किसकी ज्यादा पकड़ नजर आ रही है मिर्जापुर में? आपको बता दें तो भाजपा से कई उम्मीदवारों ने अपने नाम दिए हुए हैं चुनाव के टिकट के लिए, पर अभी तक किसी के नाम पे मुहर नहीं लगी है, जिससे अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सभी अपने आप में कहीं न कहीं प्रभावशाली हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी के नाम की चर्चा मतलब खुल के नहीं हो पाए। ठीक है दीपक, किस पार्टी की तरफ जनता का रुझान ज्यादा है, भाजपा, सपा, कांग्रेस या बसपा? देखिए, इस समय तो यहाँ पे सपा
और भाजपा के बीच ही लड़ाई टक्कर देखने को मिल रही है। जी वहीं बसपा भी है। यहाँ लगातार भदोही के पूर्व सांसद रहे रमेश बिंद जी यहाँ से बसपा की सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार सपा के सीट से उनकी बेटी ज्योति बिंद मैदान में उतरी हैं, तो कहीं जी ना कहीं वो एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दीपक, जहां एक तरफ भाजपा से लोगों की नाराजगी भी है, तो वहीं पिछले कुछ समय से जो सपा के नेताओं के नाम आ रहे हैं, अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी हो रही है, उन पे केस चल रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा और सपा के किसके ज्यादा चांसेस हो रहे हैं जनता को वोट मिलने के? देखिए, आपको बता दें कि लगातार यहाँ पे सपा, बसपा और भाजपा के सहयोगी दल और स्वयं इस सीट पे मझवा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए लगातार केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने 3 बार 4 बार दौरा किया यहाँ पे स्वयं आके। तो इस बीच यहाँ पे अभी कुछ कह पाना, लेकिन ये है कि लड़ाई यहाँ पे सपा और भाजपा के ही बीच देखने को मिलेगी। जी दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मिर्जापुर सीट के लिए बता रहे थे हमारे संवाददाता, जहां पे भाजपा और सपा की कहीं ना कहीं टक्कर, एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों के, बता दें कि दोनों ही पार्टियों के लोगों के समर्थक हैं, जनता समर्थक है दोनों ही पार्टी के, लेकिन इंतजार है तो सिर्फ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। तो वही बहराइच हिंसा के बाद आज पहली बार आरोपियों के यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ हुई। बता दें कि इस मुठभेड़ में गोली लगने से मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम घायल हो गए। वहीं अब इस एनकाउंटर को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए, तो वहीं हिंसा में मारे गए मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने भी वीडियो जारी करके पुलिस पर सीधा सवालिया निशान उठाए हैं। रोली मिश्रा ने कहा कि पैर पर गोली मारकर फर्जी एनकाउंटर किया गया, पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, पुलिस प्रशासन ने घूस ली है और इसीलिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है। लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले एनडीटीवी थोड़ा सा नीचे कर, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? मैं हूँ रोली मिश्रा, राम गोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। बता दें कि बहराइच हिंसा में बदमाशों के साथ कल पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपियों के पैरों में गोली मारकर पुलिस ने उनका हाफ एनकाउंटर किया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं बता दें कि जो मुख्य आरोपी था सरफराज, जिसके कहा जा रहा है कि उसी ने गोली मारी थी राम गोपाल मिश्रा को, उसकी भी अब गिरफ्तारी हो गई है। उसके भी पैर में गोली लगी है। पुलिस ने ये बताया कि वो नेपाल भागने की फिराक में था जिस वक्त मुठभेड़ हुई। वो फायरिंग कर रहे थे और उनका ये मानना था
आरोपियों का ये कहना था कि वो फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारी और अभी उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। तो वहीं मृतक की पत्नी का ये कहना है, पुलिस ने घूस लिया है, प्रशासन ने घूस लिया है, इसलिए हमें न्याय नहीं दिला रहे हैं, क्योंकि लगातार मृतक के परिजनों का ये मांग करना कि जो भी आरोपी हैं उनका एनकाउंटर किया जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। और इस बीच अमेठी से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अमेठी में शॉर्ट सर्किट से कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से कपड़े की शोरूम में आग लगी थी, जिससे लाखों रुपए की कीमत के कपड़े जलकर राख हो गए हैं। शोरूम में लाखों रुपए के कपड़े थे जो अब जलकर राख हो गए हैं। बता दें कि बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। अमेठी कोतवाली कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे शॉर्ट सर्किट के चलते एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शोरूम में लाखों रुपए के कपड़े थे, लाखों रुपए का सामान था जो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। तो वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया है। वहीं अमेठी से बड़ी खबर, मूर्ति विसर्जन देखने गए युवक की हत्या कर दी गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान सिलसिला बढ़ता जा रहा है दबंगों का। तो वहीं पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं युवक के परिजनों में कोहराम मच गया। बताया गया कि पहले से ही कुछ लोग घात लगाकर बैठे हुए थे और मूर्ति विसर्जन के दौरान मौका पाते ही युवक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो काफी पूरी तरीके से घायल हो गया। ये पूरी घटना अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जो अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि बताया गया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक मूर्ति विसर्जन देखने गया था, लेकिन पहले से कुछ लोग घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही मौका मिला, युवक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। फिलहाल युवक का इलाज कराने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़े? कोई माता के बरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाएं। जय जौहार, जय झारखंड।
छोटे लाल सरपंच जी ये छोटे लाल बीमार क्यों नहीं पड़ते? कोई माता के वरदान होंगे, कोई जादू टोना किया होगा। ए छोटे लाल जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटे लाल तो बड़ा काम कर गया। छोटे लाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, ANM या आंगनबाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में